अगली सुबह अदनान सोकर उठा तो उसे मदीहा अपने पास नहीं मिली। ये देखकर वो एकदम से घबरा गया और जैसे ही बेड से उठने वाला था तभी दरवाजा खुला और मदीहा बाथरूम से बाहर आई। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ा हुआ था, आंखें एकदम सफेद लग रही थी, होठ और बॉडी कांप रहे थे। ये देखकर वो फौरन उठकर उसके पास जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? पर जैसे ही वो उसे छूता है उसे एहसास होता है कि उसका बुखार अब पिछली बार के मुताबिक जरा बढ़ गया है और वो उसे संभाल कर पकड़ कर बेड पर बैठाता है और पूछता है, क्या हुआ, इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई? हालत देखो अपनी, उठा नहीं पा रही थी मुझे। मदीहा हल्का खांसते हुए बोली, पता नहीं कैसे, बस सिर घूम रहा है, शायद मौसम के कारण हल्का बुखार है, आप फिक्र मत कीजिए। अदनान उसे डांटते हुए बोला, क्या फिक्र ना करूं, हालत देखो अपनी, मेडिसिन ली तुमने? मदीहा नाम में सिर हिलाती है तो वो और गुस्सा हो जाता है, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता है उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये देखकर वो अंदर आने का कहता है तो सिफा जी अंदर आते हुए कहती है, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। और जैसे ही उनकी नजर मदीहा पर जाती है तो उन्हें भी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती और वो परेशान होते हुए पूछती है, बेटा क्या हुआ? अदनान क्या बात है? अम्मी बुखार है, रात में थोड़ा था, मुझे लगा था थकावट के कारण है, पर अब ज्यादा तबीयत खराब लग रही है, अदनान बोला। सिफा जी परेशान होते हुए बोली, इसे ऐसी हालत में तो साथ नहीं लेकर जा सकते, वैसे भी बहुत ठंड है और सफर भी दूर का है, मैं यहीं रुकती हूँ, बाकी सब चले जाएंगे। नहीं ताई अम्मी आप जाइए, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मदीहा बोली। जी अम्मी आप सब जाइए, मैं रुकूंगा इसके पास, वैसे भी इसे छोड़कर तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा। सिफा जी पहले तो नहीं मानती पर फिर दोनों की जिद करने पर उन्हें मानना पड़ता है और वो अदनान को मदीहा का ख्याल रखने का कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर में सब मदीहा से मिलने आते हैं क्योंकि सिफा जी ने उन्हें उसकी हालत का बताया था। सिवाय नाजिला जी और रूहान के उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। घर वाले बारी बारी उसको अपना ख्याल रखने का कहते हैं। सोफिया तो रुकने का भी जिद करती है पर मदीहा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि सोफिया को इस फंक्शन में जाने का कितना मन था। उसे अच्छे से समझाकर और हजारों हिदायत देकर सब लोग नीचे आते हैं जहां नाजिला जी और रूहान पहले से ही उन सब का इंतजार कर रहे थे। अरे कहाँ थे आप सब, चलिए देर हो रही है, और अदनान और मदीहा कहाँ हैं? नाजिला जी के सवाल पर सब एक दूसरे को देखते हैं। फिर सिफा जी कुछ सोचते हुए कहती हैं, वो मदीहा की तबीयत ठीक नहीं है और अदनान की कुछ इम्पोर्टेंट केस मीटिंग है तो वो दोनों नहीं चल रहे। उनकी बात सुनकर नाजिला जी को कुछ बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि मदीहा यहाँ पर उनके साथ आए ताकि इस सफर में वो रूहान और मदीहा को कुछ करीब लाने की कोशिश कर सके, पर अफसोस अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए मन मार कर शांत हो जाती हैं। और उसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर। अब घर पर सिर्फ अदनान, मदीहा और कुछ मुलाजिम थे। अदनान और मदीहा के कमरे में अदनान मदीहा की तरफ दवाई बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से इसे खाओ। नहीं ये बहुत बुरी है और बहुत कड़वी भी, मुझे ये दवाई नहीं खाना, मदीहा मुंह बनाकर कहती है। कपकेक देखो जरूरी है खाना, इसलिए शाबाश चलो खा लो, अदनान उसे समझाते हुए बोला। नहीं ये नहीं, आप कोई और दवाई दे दीजिए, ये पूरा मुंह कड़वा कर देती है, प्लीज। अदनान इस बार जरा डांटते हुए बोला, तुम्हें बुखार है तो उसी की दवाई दूंगा ना, सिर दर्द की तो दे नहीं दूंगा, चलो अब बिना किसी सवाल जवाब के इसे खाओ। अदनान की डांट सुनकर इस बार उसे मजबूरन दवाई खानी पड़ती है। वहीं अदनान उसे अच्छे से दवाई खिलाकर ब्लैंकेट से कवर करके लिटा देता है और थोड़ी देर उसका सिर सहलाने के बाद वो दोबारा सो जाती है। उसे सुलाकर अदनान भी वही सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ केसेस की फाइल्स पढ़ने लगता है। अभी उसे फाइल्स पढ़ते हुए आधा घंटा ही हुआ था कि कोई उसके दरवाजे पर दोबारा नॉक करता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर एक मुलाजिम सिर झुकाए खड़ा था। अदनान को देखकर वो जरा घबराते हुए कहता है, साहब खाना बना दिया है, बाहर का मौसम बहुत खराब है, बारिश भी शुरू होने वाली है, आप कहें तो हम सब घर जाएं? उसकी बात सुनकर अदनान को भी एहसास होता है कि आज वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है, इसलिए वो उस मुलाजिम को और बाकी सारे मुलाजिमों को भी घर वापस जाने का कहकर खुद वापस कमरे में आ जाता है और अपना काम करने लगता है। वहीं उसके कहने पर सारे मुलाजिम चले जाते हैं और उन सब के जाने के बाद ही कुछ देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। करीब 2 घंटे बाद बारिश अभी भी हो रही थी। अदनान अपना काम करके घड़ी की तरफ देखता है तो दोपहर के 2 बज रहे थे। ये देखकर उसे एहसास होता है कि मदीहा काफी देर से सो रही है, तो वो उसके पास जाकर उसे उठाने के लिए जैसे ही उसके माथे को छूता है उसकी आंखें बिल्कुल सख्त हो जाती है। वो अब बुरी तरह बुखार से तप रही थी। ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है। उसे पता था कि मदीहा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हल्का सा मौसम बदलने पर या ज्यादा थकान या टेंशन के कारण उसे हमेशा बुखार आ जाता था।
शादी के वक्त भी निकाह के बाद उसे बहुत तेज बुखार था। वो घबराते हुए इसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, कपकेक बेबी वेक अप, क्या हुआ है, देखो आंखें खोलो। पर वो आंखें नहीं खोलती। अदनान को समझते देर नहीं लगती कि वो सो नहीं रही बल्कि बेहोश है। अदनान अब और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर को फोन करने की कोशिश करता है पर बारिश के कारण कहीं फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था और वो ये भी समझ गया था कि इस तेज बारिश और तूफान में कोई डॉक्टर इस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कुछ सोचकर नीचे जाता है और करीब 15-20 मिनट बाद जब वापस आता है तो उसके हाथ में एक ठंडे पानी का बाउल और कुछ कॉटन के सफेद रुमाल थे। वो उसके पास आकर बेड पर ही बैठते हुए उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगता है। इस वक्त उसकी परेशानी और डर उसके चेहरे से ही समझ आ रहा था। अदनान चाहे कितना ही सख्त और मजबूत क्यों ना हो, बात जब मदीहा पर आती थी तो वो खुद भी घबरा जाता था। वो करीब 1-1.5 घंटे तक उसके सिर पर पट्टियां रखता रहा, जिससे बुखार थोड़ा तो कम होता है पर अभी भी उसे बहुत तेज बुखार था और उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। ये देखकर वो उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए बेहद प्यार भरे लहजे में कहता है, कपकेक प्लीज ओपन योर आइज, तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पर? वैसे हमेशा नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ और अब जब मैं खुद बोलने के लिए कह रहा हूँ तो ऐसे खामोश हो, ये अच्छी बात नहीं। ऐसे ही देखते देखते दोपहर से शाम हो जाती है। मदीहा को अभी भी होश नहीं आया था। हाँ, बुखार थोड़ा कम हो गया था पर अभी भी उसे बुखार था। वो पिछले काफी घंटों से बेहोश थी। बारिश अभी भी हो रही थी, बल्कि अब तो बाहर तूफान भी शुरू हो चुका था। घर वाले कल दोपहर से पहले आने वाले नहीं थे और फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अदनान चाहकर भी किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो बस एक टक सामने बेड पर आंखें बंद करे लेटी मदीहा को देख रहा था। उसे पता था ये कोई पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह बुखार आया है। बचपन में भी अगर वो ज्यादा परेशान हो जाती थी या ज्यादा रो लेती थी तो उसे ऐसे ही बुखार आता था। वैसे मदीहा का बर्थ अपने वक्त से पहले ही हो गया था। वो एक प्रीमेच्योर बेबी थी, इसलिए हमेशा से सेंसिटिव थी। घर वाले उसे हमेशा काम करते थे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम न हो। अगर थोड़ा सा भी उसे अलग माहौल मिलता था तो वो बीमार पड़ जाती थी। और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का मौसम जिस तरह बदल रहा था उसका बीमार पड़ना नॉर्मल था और अदनान को कहीं न कहीं इस बात की खबर भी थी। वो बीते दिनों में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था पर उसके बाद भी वो बीमार पड़ गई थी। देखते ही देखते रात के 8 बज चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हाँ, मदीहा को दवाई खिलाने से पहले उसने थोड़ा बहुत सूप जरूर पिला दिया था पर उसके अलावा मदीहा ने कुछ नहीं खाया था। वो उसके पास बैठा धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। तभी उसे कुछ हल्की सी हलचल महसूस होती है। वो मदीहा की तरफ देखता है तो वो धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। अदनान घबराते हुए बोला, तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है? मदीहा बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत आंखें खोलकर बस उसका नाम ही पुकारती है। इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अदनान जी, हाँ यही हूँ तुम्हारे पास, कैसा लग रहा है अब? उसके पूछने पर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। बुखार ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था और अभी भी उसे काफी बुखार था। वो तो अदनान की पट्टियां रखने के कारण थोड़ा बहुत बुखार कम हुआ था और उसे कुछ होश आया था। बच्चा, तुम रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इतना कहकर वो उठकर जाने वाला होता है कि मदीहा आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर बड़ी हिम्मत से कहती है, अदनान जी मत जाइए प्लीज, मेरा सिर दुख रहा है। उसकी आवाज से पता चल रहा था वो बड़ी मुश्किल से कह पा रही है। अदनान उसका हाथ मजबूती से पकड़ कर कहता है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, बोलो क्या चाहिए। अदनान जी, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मदीहा की बात सुनकर अदनान उसका सिर सहलाते हुए कहता है, अभी दवाई खाओगी ना, अच्छा लगने लगेगा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर दुख रहा है। ये कहते हुए वो बुरी तरह रो रही थी। वही अदनान को समझ आ रहा था कि उसका सिर बुखार की वजह से दुख रहा है और जब तक उसका बुखार नहीं उतरेगा कुछ नहीं होगा और अभी डॉक्टर को बुलाना मुमकिन नहीं था। कहीं ना कहीं अदनान को समझ आ गया था कि शायद अब उसे क्या करना है, बस वो ये बोल नहीं पा रहा था। अदनान जी, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मदीहा बार बार यही दोहरा रही थी। अदनान उसके सिर को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद करता है, फिर उठकर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। अब सिर्फ बेड साइड लैंप जल रहा था, उसके अलावा कमरे में अंधेरा ही था। वो धीरे धीरे बेड के पास आता है और एक नजर बेड पर लेटी हल्का हल्का कांप रही मदीहा को देखता है। फिर अपनी व्हाइट टी शर्ट उतार देता है और बेड पर ही उसके बगल में लेटकर खुद को चादर से ढककर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। उसके हल्के से खींचने पर ही वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। अदनान एक नजर उसके लाल चेहरे को देखता है, फिर हाथ बढ़ाकर उसके दुपट्टे को उसके सीने से अलग कर हल्का सा झुककर उसके कान के पास जाकर अपनी गहरी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी कपकेक, मैं ये इस तरह से नहीं करना चाहता था और तुम्हें इस तरह देख भी नहीं सकता। प्लीज लेट मी डू इट।
ये कहते हुए वो उसके ईयरलोब पर हल्का सा चूम लेता है। मदीहा जो पूरी तरह होश में नहीं थी, पर वो समझ रही थी कि वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, और इसके इरादों को समझते हुए इसकी पकड़ अदनान के कंधों पर कस जाती है, जिससे उसके नाखून उसके कंधों में बुरी तरह धंस जाते हैं। अदनान उसके ईयरलोब को चूमते हुए उसकी गर्दन के पास जाकर उसकी गर्दन को चूमते हुए अपना हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके कुर्ते के अंदर ले जाकर उसका पेट और पीठ धीरे धीरे सहलाने लगता है। वहीं मदीहा उसके एक एक टच पर बुरी तरह कांप रही थी कि तभी अचानक से वो एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कॉलर बोन पर आता है। फिर धीरे धीरे उसके सीने को भी चूमने लगता है। मदीहा उसके टच पर सिहरते हुए उसके कंधों पर अपनी पकड़ कस लेती है और अनायास ही उसके मुंह से निकलता है, अदनान जी प्लीज। अदनान हल्का सा दूर होकर उसके माथे पर अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, शांत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें दर्द ना हो, पर मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं हो, पर ये जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई और तरीका होता मैं ये कभी नहीं चुनता। मदीहा हल्की बंद खुली आंखों से कांपते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। आई हैव टू डू इट बेबी, जस्ट थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। ये कहते हुए वो एक झटके के साथ उसकी कुर्ते की जिप खोल देता है और उसका कुर्ता अपने आप कंधे से सरकते हुए हल्का नीचे आ जाता है। ये महसूस कर मदीहा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी बाजुओं को पकड़ लेती है। अदनान भी देखते ही देखते धीरे धीरे सारे कपड़े एक एक करके उसके बदन से अलग कर देता है और फिर उससे थोड़ा सा दूर होकर अपना ट्राउजर भी अलग करके उसे और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट के अंदर कवर करके धीरे धीरे उसकी बदन पर हर जगह चूमने लगता है। उसका एक एक एक्शन मदीहा की हालत खराब कर रहा था। उसकी बॉडी बुरी तरह पसीने से भीग रही थी। उसे आज तक किसी ने अदनान के अलावा हल्का सा तक नहीं छुआ था, पर आज वो उसके पास उसकी बाहों में थी, वो भी बिना कपड़ों के, और वो उस पर हर जगह बस अपनी मुहर लगा रहा था। अदनान हल्का सा झुककर उसके कान के पास जाकर अपनी मदहोश आवाज में पूछता है, इजाजत है? मदीहा जिससे अपनी सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो कांपते हुए ही पलकें झपकाकर उसे इजाजत देती है। तो अदनान दोबारा उसकी बॉडी पर वेट किसेस करते हुए एकदम प्यार से और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एंटर करता है और उसके इस मूव से मदीहा की एक चीख निकल जाती है। पर अब अदनान के लिए भी कंट्रोल करना नामुमकिन था, इसलिए वो बस पूरी तरह खुद को उसमें समाता चला जाता है। उनके कमरे में दोनों की ही सांसें गूंज रही थी। अदनान चाह कर भी सॉफ्ट नहीं हो पा रहा था और मदीहा की बस चीखें निकलती जा रही थी। करीब 3 घंटे तक अदनान नहीं रुकता। उसके बाद जब कहीं जाकर वो जरा शांत होता है, तब उसे एहसास होता है कि मदीहा की बॉडी पूरी तरह पसीने में भीग रही है। ये देखकर वो हल्का सा उससे दूर होकर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। अब तक मदीहा पूरी तरह लगभग बेहोश हो चुकी थी, कुछ बुखार की वजह से तो कुछ अदनान की करीबी की वजह से। वो अभी इन सब के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं थी और अदनान ये अच्छे से जानता था और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। जो नजदीकी उनके हिस्से आई उसमें एक लगभग बेहोश थी और एक खुद को जिम्मेदार मान रहा था। मदीहा उसकी बाहों में लिपटी उससे लिपट कर सो रही थी। अदनान मदीहा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर बेहद थकान थी। वो हल्का सा चादर हटाकर उसके जिस्म को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो काफी वाइल्ड था। मदीहा की पूरी बॉडी पर जगह जगह लव बाइट्स के नीले निशान थे और ये सब किया भी अदनान नहीं था। उसने कोशिश की थी खुद को सॉफ्ट रखने की, पर वो नहीं रख पाया। वो उसका हाथ देखते हुए खुद से कहता है, आई एम सॉरी कपकेक, मैंने कोशिश की थी खुद को शांत रखने की, पर मैं नहीं रख पाया। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और उसे अच्छे से लिटाकर खुद बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में वो खुद नहाकर व्हाइट कुर्ते पजामे में बाहर आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक व्हाइट हॉट टॉवल भी थी। वो आहिस्ता से मदीहा के पास आकर उसके करीब बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से साफ करके दोबारा उसे चादर उड़ाकर अच्छे से सोने देता है। दोनों ही करीब आ चुके थे, पर ये करीबी भी बड़ी अलग थी। अदनान को अब ये डर सता रहा था कहीं मदीहा उससे नफरत न करने लगे। फिर वो क्या करेगा? इतनी मुश्किल से तो उसने अपनी मोहब्बत की तासीर से उसकी नाराजगी को पिघलाया था। क्या करेगा वो अगर वो फिर से उससे नफरत करने लगी तो? वो ऐसे ही यही सब सोचते हुए उसके बगल में बैठा उसका सिर सहला रहा था। अब तक उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। वो उसे देखते हुए खुद से कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगोगी? अगर करने भी लगोगी तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था। यही सब सोचते सोचते वो खुद भी पता नहीं कब उसे सीने से लगाकर सो जाता है। करीब रात के 2 बजे मदीहा की आंख खुली। उसने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोली तो वो बेड पर अकेली थी। सबसे पहले उसकी नजर सामने लगी वॉल क्लॉक पर गई तो वहाँ घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है, पर दर्द के मारे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। उससे उठा नहीं जा रहा था। वो कसकर आंखें बंद करके अपने दर्द को जरा बर्दाश्त करती है।
उसके पैरों में बुरी तरह दर्द हो रहा था। वो किसी तरह मुश्किल से उठकर बैठती है, तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। उसने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे एक लोवर। ये कपड़े उसके नहीं थे और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये अदनान के कपड़े थे और अदनान ने उसे ये पहनाए हैं। ये सोचते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसका बुखार अब पूरी तरह से उतर चुका था और थकावट अभी भी थी। यहाँ वहाँ देखते हुए उसकी नजर सामने आईने पर जाती है और उसमें अपने अक्स को देखकर उसकी शर्म कुछ और बढ़ जाती है। उस टी शर्ट का गला कुछ बड़ा था, जिस कारण उसके गले पर बने वो निशान साफ साफ दिख रहे थे। चेहरे की रंगत भी उसके और अदनान की कुर्बत की कहानी बयां कर रहे थे। हल्का लाल हुआ चेहरा, सूजे हुए होंठ, बिखरे बाल, गले पर बने हल्की बैगनी निशान जिसमें वो कपकपाहट, बिखरे बाल, सब कुछ उसे अदनान की करीबी का याद दिला रहा था। न जाने कितने वक्त तक वो अपने आप को शीशे में देखती रही, फिर कुछ सोच कर उठी और धीमे धीमे कदमों के साथ सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसे अदनान का याद आया। रात के 2:30 बजे वो कहाँ हो सकता था। ये देखकर वो धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर आती है। उसे अभी भी चलने में तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे करके वो सीढ़ियों तक आती है, पर अब असली मुश्किल सीढ़ियां उतरने में थी। अदनान ने उसकी हालत ही ऐसी कर दी थी कि एक एक कदम चलने में उसे कपकपाहट हो रही थी, पर बड़ी मुश्किल से वो एक एक स्टेयर धीरे धीरे उतर कर नीचे आती है। वहां भी कोई नहीं था और होता भी कैसे। एक तो घर वाले वहां थे नहीं और रात के 2:30 बजे किसी मुलाजिम का भी वहां होना मुमकिन नहीं था। वो अभी यहाँ वहां देख ही रही थी कि उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। चलते चलते जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अंदर अदनान वहीं अपने सफेद कुर्ते पाजामे में एप्रन पहने खाना बना रहा था और आज भी वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। कुछ बात तो थी उसमें, वो जो भी काम करता था बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह ही करता था। मदिहा किचन के दरवाजे पर खड़ी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। अदनान को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। आज तक उसे अदनान से सिर्फ डर लगता था, झिझक होती थी, घबराहट होती थी, पर आज तो उसे शर्म भी आ रही थी। काफी देर खड़े रहने के बाद जब उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की तो वो पलट कर जाने लगती है, पर वो मुश्किल से अभी 2 कदम ही चली होगी कि कोई उसकी कमर से पकड़कर उसे घुमाते हुए अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा अदनान के सीने से जा लगती है। अदनान उसे और खुद से सटाते हुए अपनी गहरी आवाज में पूछता है, कहाँ जा रही थी। मदिहा की तो हिम्मत नहीं हो रही थी उसे देखने की। जवाब देना तो बहुत दूर की बात थी। वहीं उसे कुछ न बोलता देख अदनान अपना हाथ जो उसकी कमर पर था उसे हल्का सा ऊपर करता है। तभी मदिहा की दर्द के मारे अचानक एक जोर की आह निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर अदनान घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ कपकेक, कहीं चोट लगी है। पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि नजरें नीचे खड़ी करे खड़ी रहती है। उसे कुछ न बोलता देख अदनान खुद हल्का सा उसकी शर्ट को उसकी कमर से ऊपर करके देखता है तो उसके पेट पर और शरीर की बाकी जगह भी अलग अलग बाइट्स के मार्क बने हुए थे जो खुद उसने ही बनाए थे और गलती से अदनान का हाथ उन निशानों पर होने के कारण उसकी आह निकली थी। ये देखकर अदनान की मुट्ठियां कस जाती हैं। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी खुद को कंट्रोल करने की, पर वो नहीं कर पाया और उसका अंजाम ये था कि मदिहा को अभी भी पेन हो रहा था। उसे अंदाजा था कि वो कुछ ज्यादा ही रफ था। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और एकदम से मदिहा को गोद में उठाकर वहीं बने किचन स्लैब पर आराम से बिठाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेहद प्यार से समझाते हुए कहना शुरू करता है, कपकेक, आई एम सॉरी, मैं वो नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझसे नहीं देखा जा रहा था तुम्हें तकलीफ में। ट्रस्ट मी, अगर कोई और ऑप्शन होता तो मैं वो सब कुछ इस तरह कभी नहीं करता। मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं थी, पर मैं। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मदिहा उसकी कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है, आपकी गलती नहीं है, हक है आपका मुझ पर। शौहर हैं आप मेरे। हाँ, मैं भी तैयार नहीं थी, पर आपने आज तक कभी कोई हद पार नहीं की और आज भी मुझे ठीक करने के लिए सब किया। मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही खफा हूँ। अदनान उसे कसकर गले लगाते हुए उसके माथे को चूम कर कहता है, मुझे कोई भी हक जबरदस्ती नहीं चाहिए और कम से कम इस तरह तो मैं कुछ नहीं करना चाहता था। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी आइकनिक, इवन आवर फर्स्ट टाइम, बट ये सब कुछ हो गया। मदिहा उससे थोड़ा सा दूर होकर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, क्यों हैं आप इतने अच्छे। अदनान उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिले, हस्बैंड भी, इसलिए बस बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि किसी और को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मुझे तो बेस्ट बनना पड़ेगा। मेरी कपकेक सब कुछ बेस्ट जो डिजर्व करती है। आपको बेस्ट पत्नी की जरूरत है, आप बेस्ट है। मदिहा की बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे एक गिलास दूध देकर खुद खाना बनाने लगता है। इधर मिर्जा अपने कमरे में बैठा एक के बाद एक शराब की बोतलें खाली कर रहा था। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत थी और जहन में एक चेहरा
अदनान सिद्दीकी का। वो गुस्से से लाल आंखों से कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया है। उस 2 टके की लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए तुमने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाया ना अदनान सिद्दीकी, तो मेरा नाम भी मिर्जा गाजी नहीं। तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन कर तुम्हें सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। जिस तरह तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना है, उसी तरह तुम्हारे परिवार के हर एक शख्स को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा। आज तुम्हारी वजह से मेरा पॉलिटिकल कैरियर खराब हो गया। मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। मेरी बनी बनाई इमेज की धज्जियां उड़ गई हैं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।